हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 रिवीजन कॉर्पोरेट लॉ या फिर कंपनी लॉज, दोनों ही सेम है। साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और इसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने बनाया ताकि आपको कोई भी लेमैन जिसने अभी तक कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा भी नहीं है उसे भी समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, बस ध्यान से सुनिए, पेन पेपर लेके बैठिए, जहाँ कन्फ्यूजन हो दोबारा सुनिए और कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है। एक ही चीज़ चाहिए मुझे आपसे, एक तो आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, प्लस एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगी है, और एक कमेंट ज़रूर डाल देना कि वीडियो समझ आई या नहीं आई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ईजी वे में समझाने वाली हूँ। स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ ए कंपनी। कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर अ कॉमन पर्पस। तो कंपनी क्या है? एसोसिएशन है कुछ लोगों की जो कैपिटल लेके आते हैं, साथ में प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सेकंड, इट इज़ अ लीगल एंटिटी विदाउट फिजिकल अपीयरेंस। तो बिना किसी क्लोथिंग के, शेल्टर के, कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। गवर्न बाय कॉर्पोरेट लॉ विच डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन। सेकेंड चीज़ क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहीं से आएगा, ये कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है, और हाउ कंपनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनी की अपनी एक लीगल एग्जिस्टेंस है जो मेंबर से अलग होती है, एंड मेंबर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनीज डेट्स। चाहे कंपनी में लॉस हो, चाहे कंपनी बंद हो जाए, मेंबर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते। पर्सनली लाइबल का मतलब कि उनकी जो पर्सनल एसेट्स है, उनके घर का जो सामान है, वो नहीं बेचा जाएगा अगर कंपनी डूब गई तो। सिर्फ उसी पैसे से रिकवरी हो सकती है जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है, जो कंपनी के नाम पर है, ठीक है, ना कि मेंबर्स के नाम पर। Second, incorporated association. It is formed through registration under company laws and requires a minimum number of people, 7 for public companies, 2 for private. तो जैसे कि मुझे पता है कि 7 चाहिए होते हैं मिनिमम मेंबर्स पब्लिक कंपनी के लिए, और 2 प्राइवेट कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। दैन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी एक फिक्शिशियस पर्सन है, उसके खुद के राइट्स हैं, खुद की लाइबिलिटीज़ है और खुद की एक लीगल आइडेंटिटी है। वो अपने नाम से कुछ भी एसेट रख सकती है, लोगों को स्यू कर सकती है और उसको स्यू भी किया जा सकता है। ठीक है, स्यू का मतलब केस किया जा सकता है उसके ऊपर, कोर्ट केस। द लिमिटेड लाइबिलिटी, अगेन द सेम पॉइंट दैट शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी डेट्स। कंपनी की का चाहे कितना मर्जी उधार हो, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उनकी पर्सनल एसेट नहीं छेड़ी जा सकती। Then perpetual succession, कि कंपनी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेंबर्स एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन मेंबर्स चेंज और डाई। चाहे मेंबर आए जाए, कंपनी की लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी की कॉमन सील होती है, लेकिन ये ऑप्शनल है क्योंकि 2015 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। अब ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हो कि हमने शेयर परचेज़ किए, कल किसी और को बेच दिए, कल किसी दूसरे कंपनी की शेयर परचेज़ कर लिए, तो आपको कंपनी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक मार्केट के थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू या फिर खुद ही ट्रेडिंग कर सकते हो। वो होता है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। उसके लिए आपको कंपनी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बना था ये? हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट कंपनीज और नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कंपनी को रेगुलेट करते हैं, ताकि स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो बचाया जा सके और एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की मेंटेन किया जा सके। इसमें एक फेमस केस बनता है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897। वो यहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ये केस आप इसमें सैलोमन वर्सेस सैलोमन कर सकते हैं, बहुत ईजी केस है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉर्पोरेट वेल। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनता है और पूरे चांसेस है कॉर्पोरेट वेल के ऊपर क्वेश्चन आने का, लेकिन काफ़ी बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसको इजी साधारण लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू द लीगल कॉन्सेप्ट that separates the actions and liabilities of company from its members और shareholders। इसका मतलब क्या है कि कंपनी और उसके मेंबर्स दो अलग अलग हैं। कंपनी की लाइबिलिटी अलग है और मेंबर और शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अलग है। इट ट्रीट्स द कंपनी एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। वही फीचर जो हमने कंपनी की फर्स्ट फीचर की थी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये होती है कॉर्पोरेट वेल। नाउ कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट क्यों किया जाना चाहिए?
क्यों ऐसा दिख, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि आजकल काफ़ी सारी कंपनीज फ्रॉड होती हैं, ठीक है, कोई और उसको रन कर रहा है, वो किसी और के नाम पे है। जैसे अभी एनडीटीवी और अडानी का कितना केस कितना पॉपुलर हुआ था कि ये जो कंपनी एक्चुअली खरीदी गई है, अडानी के थ्रू एक्वायर की गई है, ये किस तरह से एक्वायर किए गए, इसके पीछे कौन कौन लोग थे। जब आपको ऐसा डाउट होने लगता है तो आपको क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट वेल यानी कि इस पर्दे को उठाना पड़ता है। ये मतलब होता है पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। तो क्यों? सबसे पहला, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर किसी कंपनी को सिर्फ फ्रॉड करने के लिए बनाया गया है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल बनाया जाना चाहिए। सेकंड, शेम और फैसेट। अगर ये सिर्फ शैम है, दिखावा है, ठीक है, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कंपनी बनाई गई है और कोई भी लीगल बिजनेस नहीं चला रही, तब भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। थर्ड, अवॉइडेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस। इफ द कॉर्पोरेशन इज यूज टू इवेट लीगल ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज, तब भी कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है। इंटर कंपनी रिलेशनशिप, अगर पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है और सिर्फ एक दिखावा चल रहा है कि दोनों में एक्विजिशन हुआ है या मर्जर हुआ है, तब भी कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को उठा सकती है। देन पब्लिक इंटरेस्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अगर कोर्ट को ये लगता है, जुडिशरी को ये लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम ठीक है, तो पता लगाना चाहिए कि एक्चुअली इस कंपनी के पीछे कौन कौन से मेंबर्स हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। और अगर कंपनी फ्रॉड के लिए बनी है तो उस मेंबर्स को पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है। या फिर अंडर कैपिटलाइजेशन, अगर कंपनी जानबूझ के अपनी एसेट को कम रख रही है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कंपनी की एक्चुअल एसेट 2 करोड़ है, लेकिन उससे जानबूझ के ये दिखाने के लिए कि हमारी तो एसेट बहुत कम है, क्योंकि जितनी एसेट ज़्यादा दिखाएगी तो जब डूबेगी कंपनी तो कंपनी में से उतना ही एसेट बाहर चली जाएगी। जानबूझ के दिखावा करने के लिए कि हमारे पास इनफ फंड नहीं है, तो अपनी एसेट को कई बार अंडर कैपिटलाइज शो किया जाता है। इस केस में भी शेयर होल्डर की सुरक्षा के लिए कोर्ट में पियर्स द कॉर्पोरेट वेल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इसकी क्या बनती है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जिसमें कोर्ट इंटरवीन करे। फर्स्ट, कोर्ट्स मे लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल इन स्पेसिफिक सिचुएशंस टू रिवील द ट्रू करेक्टर और नेचर ऑफ द कंपनी। जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा कि वो तब कॉर्पोरेट वेल को उठा सकती है अगर ये लगे कि एक्चुअली कंपनी कोई और रन कर रहा है या फिर कंपनी किसी और चीज़ के लिए बनी है। Second, it can be done when a company is found to be owned or controlled by enemies of the country or used for fraudulent purposes. तो अगर दो कंट्रीज़ के बीच में वार छिड़ी हुई है, तब भी ये पता लगाने के लिए कि क्या किसी फ्रॉड को दिखाने के लिए, फ्रॉड का फ़ायदा उठाने के लिए ये सब काम तो नहीं हो रहा। Then court may also disregard the corporate form if it is used to evade taxes or welfare legislation. अगर सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए कंपनी बनाई गई है, जैसे हम देखते हैं न्यूज़ में बहुत बार आता है कि एक कंपनी बना दी गई ताकि टैक्स बचाया जा सके, अपनी एसेट को दूसरी कंपनी में सेल कर रहे हैं, टैक्स डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट उस कंपनी में जा रहा है, बल्कि होता क्या है कि दोनों कंपनी एक ही पर्सन के नाम पे होती है। तो यहाँ पे भी कोर्ट डिसीजन ले सकती है कि कॉर्पोरेट वेल को उठाया जाना चाहिए। अब इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या बनते हैं? द कंपनीज एक्ट एंड अदर स्टैट्यूट स्पेसिफाई सर्कमस्टांसेस व्हेन द कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। इसका मतलब कि कंपनी एक्ट भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या कुछ कंडीशन ऐसी बना सकती है, रूल्स पॉलिसीज लेकर आ सकती है कि इन सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल उठाई जाएगी। दिस इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेटिंग ओनरशिप इन अ कंपनी, फ्रॉडुलेंट मिसकंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। तो इन तीनों चीज़ों में अगर कुछ भी होता है तो कंपनी एक्ट के थ्रू एक प्रोविजन बनाकर, स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाकर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। देन मिस रिप्रेजेंटेशन इन अ प्रोस्पेक्टस, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनीज नेम एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो कवर्ड। इन 3 चीज़ों में भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। एक्चुअली स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं जो कंपनीज एक्ट में मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, और जुडिशरी वो होते हैं जो कोर्ट के थ्रू लाए जाते हैं। देन लाइबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूट्स। अब और भी काफ़ी लाइबिलिटीज़ बनती है कि डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल ठहराया जा सकता है। किसके लिए? नॉन कंप्लायंस विद वेरियस लॉज सच एज पॉल्यूशन लॉज, सोशल सिक्योरिटी लॉज, कॉम्पिटिशन लॉज, टैक्सेशन लॉज। तो बहुत सारी लॉज है, उनके अंडर भी डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल इज़ अ लीगल मैकेनिज्म
used to ensure that the concept of separate legal entity is not abused for fraudulent or unethical purpose। तो मैं इसे easy लैंग्वेज में इसकी समरी बता रही हूँ। होता क्या है कि जनरली जब भी आप किसी कंपनी के बारे में सोचते हो, फर्स्ट फीचर उसकी होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है। लेकिन फ्रॉडुलेंट पर्पज से या फिर अनवेलफेयर एक्टिविटीज़, टैक्स बचाने के लिए, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, डिपॉजिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए, जितने भी हमने रीजंस ऊपर पढ़े हैं, उनकी वजह से डायरेक्टर्स की पर्सनल लाइबिलिटी बनती है। जो लोग उस कंपनी को बनाने के पीछे हैं उनको पर्सनली लाइबल बनाया जाता है, जो कि कंपनीज एक्ट कंपनीज का फीचर नहीं है। इस चीज़ को, इस पर्दे को उठाने को ही लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कहा जाता है। आई होप ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आपको कितना समझ आया इसमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है आफ्टर द कॉर्पोरेट वेल, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल जिसको NCLAT भी बोलते हैं, और स्पेशल कोर्ट्स। तो इनके बारे में बात करेंगे। बहुत इजी पॉइंट के थ्रू मैं इसे समझाऊंगी। क्वेश्चन को डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ऑब्वियसली ये लर्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी लैंग्वेज देख लो, ये बहुत ईजी है। और इनके नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। एक बार स्टार्ट करते हैं। NCLT एंड NCLAT, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शन दोनों ही एस्टेब्लिश हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर टू हैंडल कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट्स एंड अपील्स अराइजिंग फ्रॉम NCLT डिसीजंस। तो कई बार NCLT डिसीजंस क्या होते हैं कि कुछ डिस्प्यूट है, कंपनी के अगेंस्ट कोई कोर्ट केस चल रहा है और NCLT ने कोई डिसीजन दिया है या फिर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन के अगेंस्ट आप अप्लाई कर सकते हो फॉरम में। वो फॉरम कौन सी है? NCLT। और अगर वहाँ पे भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप NCLAT में जा सकते हो। NCLT इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी टू रेगुलेट एंड रिजॉल्व सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? जो दो कंपनीज के बीच में होते हैं या फिर कॉर्पोरेट और कंपनी लोगों के बीच में होते हैं। NCLAT इज हायर फोरम वेयर अपील फ्रॉम NCLT आर डेल्ट विद। अभी जैसे हमने बात की, अगर NCLT में आपको सोल्यूशन नहीं मिलता देन यू कैन गो ऑलवेज फॉर द हायर फोरम, दैट इज NCLAT। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ LCLT एंड LCLAT मेड। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है? सबसे पहली, NCLT कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट, जुडिशियल टेक्निकल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और NCLAT में क्या होता है? चेयरपर्सन होता है, साथ में जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। तो दोनों को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, दोनों की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक में प्रेसिडेंट है, दूसरे में चेयरपर्सन है, दोनों में ही जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स है। तो ईजी है बिल्कुल लर्न करना। थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स इज डन थ्रू ए कमिटी इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देयर नॉमिनी। तो उनको उस कमेटी को कौन करेगा, मेंबर्स को कौन सिलेक्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके नॉमिनी। अब जल्दी से देख लेते हैं इनकी पावर्स क्या है। NCLT के पास पावर है कि वो केसेस को डिसाइड कर सकती है किस आधार पर? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस विदाउट स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। तो नेचुरल जस्टिस के आधार पर वो केस डिसाइड कर सकती है। NCLAT क्या करता है? इट हैज़ द अथॉरिटी टू सेट असाइड, मॉडिफाई और कंफर्म LCLT डिसीजन। क्योंकि ये हायर फोरम है, अगर कोई NCLT के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो दैट पर्सन और कंपनी कैन ऑलवेज अप्रोच NCLAT। तो इसलिए वो NCLT डिसीजन को मॉडिफाई कर सकता है, उसके डिसीजन को ओवर रूल कर सकता है, ओवर पावर कर सकता है। सेम ऐसे ही आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट के रूल से सेटिस्फाई नहीं है देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सेम इन केस ऑफ NCLT एज वेल एज NCLAT। आई होप कि यहाँ क्लैरिटी आ गई होगी। बोथ ट्रिब्यूनल्स हैव पावर सिमिलर टू सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो दोनों के पास ही पावर है सिविल कोर्ट की। अब एडवांटेजेस क्या है दोनों के, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। NCLT and NCLAT provide specialized justice for corporate matters, reducing the multiplicity of litigation। कि आप डिफरेंट कोर्सेज या फिर कोर्ट्स में अपना एक केस चलाए। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप दिल्ली कोर्ट में भी चला रहे हो, फिर आपने इलाहाबाद कोर्ट में चला दिया, ऐसे से ना करके आप सीधा उस मैटर को NCLT या फिर NCLAT के पास ले जाते हो। उससे क्या होता है कि मल्टीप्लिसिटी नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होती। केसेस कैन बी रिजॉल्व फास्टर, लीडर टू क्विक रेमेडीज एंड रिड्यूस पेंडिंग केसेस। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि जल्दी से जल्दी केस रिजॉल्व किए जा सके। दैन टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन द ट्रिब्यूनल्स इंश्योर मोर प्रिसाइज डिसीजंस इन द कॉम्प्लेक्स मैटर। टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से डिसीजन लेते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर्स के ऊपर। अपील्स फ्रॉम NCLAT कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ। अब कोई अगर कंपनी या फिर कोई पर्सन NCLAT के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऑलवेज ही और शी कैन गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो कंपनीज सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। ठीक है,
स्पेशल कोर्ट्स क्या होती है? क्वेश्चन चेंज, नाउ वी आर कमिंग टू द स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कई बार कि स्पेशल कोर्ट क्या है, एनसीलेट क्या है, एनसीएलटी क्या है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं ये क्वेश्चन। Special courts were established under the Companies Act 2013 to provide speedy trial of offences punishable with imprisonment of 2 years or more। तो ये ऐसे केसेस को हैंडल करती हैं जिसमें किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी किसी भी केस में पनिशमेंट मिलती है और इम्प्रीजन मिलती है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा। दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल जजेस होल्डिंग ऑफिस एज सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर द फर्स्ट क्लास। अब इन चारों वर्ड्स को तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। Offences ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट्स इंक्लूड केसेस फॉरवर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट जिस केसेस को फॉरवर्ड करता है स्पेशल कोर्ट को, वेयर द एक्यूज्ड इज नॉट कमिटेड फॉर ट्रायल एंड ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रीजनमेंट नॉट एक्सेडिंग 3 years, जहाँ पे 3 साल की पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, 3 साल से कम की, उन केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रायल के लिए ये केसेस भेजे जाते हैं, ठीक है। देन मेडिटेशन एंड काउंसिलेशन पैनल, अब ये क्या है? लास्ट पॉइंट इसका, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्स अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट नोन एज द मीडिएशन एंड काउंसिलेशन पैनल। नाम से ही पता चल रहा है मीडिएशन मतलब मीडिएट करने वाला, बीच बचाव करने वाला, टू मीडिएट बिटवीन पार्टीज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनसीएलटी और एनसीलैट। तो इन दोनों के जाने से पहले बीच बचाव करने के लिए एक पैनल बिठाया जाता है, वो होता है मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल। जैसे कि आपने देखा है कि कई बार केस करने से पहले या फिर केस की हियरिंग से पहले ही पार्टीज बाहर मिल लेती हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेती है, तो वही एक तरह से काम है मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल का, ठीक है। पार्टीज टू प्रोसीडिंग्स मे अप्लाई फॉर मीडिएशन एंड द पैनल शैल प्रोवाइड रिकमेंडेशन विद इन 3 months। तो मीडिएशन के लिए अप्लाई कर सकती है पार्टीज़ कि हाँ हमें मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल की ज़रूरत है, ताकि हम एनसीएलटी या फिर एनसीएलएट में ना जाएं, और पैनल उसका रिकमेंडेशन उसे 3 महीने में भेजना पड़ता है कि उसका क्या डिसीजन आया, वो पार्टीज मानती है सॉल्यूशन को या नहीं मानती। देन पार्टीज कैन फाइल ऑब्जेक्शन टू द रिकमेंडेशन इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन डाल सकती है। उसके बाद वो फिर एनसीएलटी जाएंगी, फिर एनसीलैट जाएंगी, और एनसीलैट से भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है देन दे कैन ऑलवेज मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक सारी की सारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनीज एक्ट के अंडर वो हम कर चुके हैं। आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज बहुत ईजी, आप इजीली कर सकते हो। यहाँ से अगर समझ लिया तो आप कहीं से भी कर पाओगे, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में आते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। सबसे पहला शॉर्ट नोट आते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे भर भर के आते हैं, तो वही चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में हैं, ध्यान से देखना। रजिस्टर्ड कंपनी सबसे पहले जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है कोई भी, ठीक है। टाइप्स क्या है उसके? जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो लाइबिलिटी लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। तो यहाँ पे मेंबर्स से सिर्फ वही पैसा लिया जा सकता है जो नहीं मंगवाया उनसे अभी तक। फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 रुपीज़ का शेयर था, 7 रुपीज़ मंगवा लिए गए, लेकिन 3 रुपये अभी तक नहीं मंगवाए हैं। तो कंपनी जब वाइंड अप होगी तो वहाँ मेंबर से कितने पैसे मंगवा सकती है? 10 - 7 3 रुपीज़ वहाँ से मंगवाया जा सकता है। ये मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। तो हमारे एग्जाम्पल में अनपेड अमाउंट क्या था? 3 रुपीज़ था, ठीक है। Company is limited by guarantee. Now liability limited to a guarantee amount in the event of winding up. यहाँ क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी लेते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो हम इतना अमाउंट पे करेंगे। तो जितने अमाउंट के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उतने ही अमाउंट की गारंटी मानी जाती है। अनलिमिटेड कंपनीज, मेंबर्स आर लाइबल फॉर द कंपनी डेट टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। तो उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाती है, उनके घर भी बिक सकते हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है, तो इसे बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। जनरली ऐसी नहीं होती, इंडिया में ये प्रिवेल नहीं करती। देन स्टैट्यूटरी कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज आर द कंपनीज विच आर क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? जो स्पेशल चार्टर से बनाई जाती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड बने थे। आजकल चार्टर्ड कंपनीज नहीं बनती, आज़ादी से पहले बनती थी चार्टर्ड कंपनीज। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चार्टर्ड कंपनीज के थ्रू आई थी, ठीक है। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस वो होते हैं जो स्पेशल एक्ट के थ्रू आते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो सारी की सारी स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है, क्योंकि उनके खुद के एक्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ONGC एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसका खुद का एक्ट है, इस तरह से।
नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बेस पे कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बहुत सारी है इसके आगे भी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जिसमें 7 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, शेयर्स ईजिली ट्रांसफरेबल हो जाती है, और शेयर्स और डिबेंचर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं लोग, परचेज कर सकते हैं। द कंपनीज नेम मस्ट एंड विद लिमिटेड, और इनकी सबसे बड़ी खासियत कि लिमिटेड शब्द इनकी कंपनी के एंड में आता है। देन प्राइवेट कंपनी क्या होती है? इट रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 होते हैं, 2 to 200, और ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए। इनके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है जैसे पब्लिक कंपनी के ट्रेड होते हैं। फियर रेगुलेशन गिविंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, रेगुलेशंस कम है एज कम्पेयर टू द पब्लिक कंपनी, और कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। तो शॉर्ट नोट्स बहुत आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज पे, तो इसको छोड़ना नहीं है, और ये बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स बनाए हैं मैंने आपके लिए। then can be incorporated with just one person as the member in the shareholder। तो एक पर्सन के साथ ही कंपनी बनाई जा सकती है। ऑफर द एडवांटेजेस ऑफ ए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट रिक्वायर्स मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल कम से कम है, और उसको कंपनी के सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हैज़ अ नॉमिनी डायरेक्टर इन एमओए एंड एओए हु विल टेक ओवर इन केस ऑफ सोल मेंबर डेथ और इनकेपेसिटी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर उस एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर बिजनेस कौन रन करेगा, या फिर बिजनेस को डील कौन करेगा? उससे बचने के लिए एक नॉमिनी को अपॉइंट किया जाता है, जिसको मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों में दिखाया जाता है कि इन केस अगर उस अकेले मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर वो इनकेपेबल हो जाता है, इस केस में वो नॉमिनी पर्सन उसको टेक ओवर कर लेता है। मस्ट इंक्लूड ओपीसी इन द नेम टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके नाम के पीछे ओपीसी लगा होना चाहिए। 4th इज स्मॉल कंपनी, a private company with a paid up share capital of not more than 50 lakh rupees with a turnover of not more than 2 crore rupees। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसकी जो सेल है एनुअल सेल नॉट मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ से ऊपर वो नहीं जा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो स्मॉल कंपनी का जो उसे एक स्टेटस मिला हुआ है वो उसका निकल जाएगा, चला जाएगा। फियर कंप्लायंस बर्डन एंजॉय सर्टेन एग्जाम्शन, उसके ऊपर रेगुलेशन बहुत कम है, और उसकी जो एंडिंग है उसके नाम की वो प्राइवेट लिमिटेड से ही होती है। सिर्फ आपको कैसे पता चलता है? उसकी कैपिटल से और उसके टर्नओवर से कि वो स्मॉल कंपनी है। देन नॉन प्रॉफिट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनीज, तो इसके ऊपर भी कितने सारे हमने शॉर्ट नोट्स देखे हैं अभी तक। इंटेंडेड फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पस, तो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती। ज़्यादातर जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आप देखते हो वो नॉन प्रॉफिट कंपनीज मानी जाती है। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, अपर लिमिट पे कोई लिमिट नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? आर्ट्स, कॉमर्स, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, साइंस, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, इन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आप नॉन प्रॉफिट कंपनी में दिखाते हो। फॉर एग्जांपल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और कोई चैरिटी के लिए बनाई गई है, किसी मंदिर की संस्था है, कोई ट्रस्ट है, तो ये सारे के सारे नॉन प्रॉफिट कंपनी में आते हैं अगर ये रजिस्टर है तो। द कंपनी मस्ट इंश्योर दैट इट्स प्रॉफिट्स एंड अदर इनकम आर यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। तो ये वो पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? सिर्फ उन्हीं कामों के लिए जिन कामों के लिए वो कंपनी बनाई गई है, और कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन कंपनी क्या होती है? जो इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट होती है और अपना बिजनेस इंडिया में चलाती है। इनको भी कंपनीज एक्ट 2000 के 13 के अकॉर्डिंग प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ता है जहाँ तक भी हो सके। यानी कि ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर तो नहीं होती, लेकिन काम अपना कंपनीज एक्ट 2000 के 13 के अंडर प्रोविजंस में करती है। क्लियर हो गया? देन एसोसिएट कंपनीज, अनदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर सच अ कंपनी। कोई भी कंपनी जिसका दूसरी कंपनी पर एक इन्फ्लुएंस है। अब इन्फ्लुएंस वर्ड का क्या मतलब है कि या हो सकता है कि उसकी मैनेजमेंट में ज़्यादा चलती है, उसके लोग मैनेजमेंट में ज़्यादा है, डिसीजन टेकर वो ज़्यादा है, डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो सारी की सारी कंपनीज एसोसिएट कंपनीज होती है। द होल्डिंग कंपनी होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? एसोसिएट कंपनीज क्या होती है? होल्डिंग कंपनीज के थ्रू इसको समझो। होल्डिंग कंपनी का मतलब कि किसी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करे हुए, तो उसके पास कम से कम 20% वोटिंग पावर होनी चाहिए ये कहलाने के लिए कि अब वो होल्डिंग कंपनी और दूसरी एसोसिएट कंपनी है, तभी उस कंपनी का इन्फ्लुएंस एसोसिएट कंपनी पे चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम्पल ए और बी कंपनी है, लेट्स से अमिताभ बच्चन कंपनी, बी शाहरुख खान कंपनी। तो अमिताभ बच्चन कंपनी ने शाहरुख खान कंपनी को होल्ड किया हुआ है कितने परसेंट से?
एटलीस्ट 20% से, लेट्स से 25% से होल्ड कर रखे, उस अमिताभ बच्चन कंपनी के पास वोटिंग पावर राइट्स हैं, तो इसका मतलब जो ए बी कंपनी है वो होगी होल्डिंग कंपनी, और जो आगे सेकंड एग्जांपल जो हमने लिया था शाहरुख खान की कंपनी, वो होगी एसोसिएट कंपनी, क्योंकि उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है, अमिताभ बच्चन की कंपनी का। क्लियर हो गया ये। सब्सिडरी कंपनी, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द पेरेंट कंपनी, तो 50% से ज़्यादा कंपनी के जो राइट्स है ना वो दूसरी कंपनी के पास है, तब वो सब्सिडरी बनती है। द पेरेंट कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट्स वेरी ऑब्वियस, जब उसके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स है तो वही कंट्रोल करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी, वही कंपोजिशन बनाएगी, उसी के लोग ज़्यादा होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज डोरमेंट कंपनी। शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन भी, कि कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एसेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कि फ्यूचर के लिए मैंने आज एक कंपनी बना दी और मेरी उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जीरो है या फिर बहुत कम है, लेकिन हाँ मुझे इस कंपनी से फ़ायदा होगा फ्यूचर में, मैं कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, तो जो मेरी कंपनी होगी ना वो डोरमेंट कंपनी हो जाएगी। Then inactive companies are those not carrying out business or operations or not making significant accounting transaction for the last 2 years. आप 2 साल से इनएक्टिव होने चाहिए, तब आपका जो स्टेटस होता है कंपनी का वो डोरमेंट हो जाता है। द स्टेटस ऑफ बीइंग डोरमेंट इज ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार बताता है तब तक जब तक कंपनी उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट को पूरी करती रहे तब तक। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं, गुड लीफ ट्रेड, ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, एनको टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आई होप ये क्लियर हो रहा है और समझ भी आ रहा होगा, तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिख के बताना कि वीडियो कितनी समझ आई कितनी नहीं समझ आई। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो एफर्ट्स कहीं दिखेंगे मुझे जब आप कमेंट्स में लिखोगे कुछ। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये, दीज आर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अच्छा ये हमने कर लिया, ऊपर रिपीट हो गया। निधि कंपनीज, these companies are incorporated with the aim of cultivating saving habits among members and lending and receiving deposit from its member for mutual benefits। तो छोटी छोटी सेविंग को बढ़ावा देने के लिए निधि कंपनी खोली जाती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बताए गए रूल्स फॉलो करती है, साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की कैटेगरी में भी आती हैं। और निधि कंपनीज के दूसरे नाम्स होते हैं परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, तो ये होती है आपकी निधि कंपनीज। ठीक है, घोटाले भी बहुत सारे होते हैं निधि कंपनी से, जो आप ये कमेटी सिस्टम देखते हो ना वो एक तरह से छोटे से लेवल का एग्जाम्पल है निधि कंपनीज का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशंस क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट होता है। एसोसिएशन और पार्टनरशिप एक्सीडिंग सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ दैट एम टू गेन फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज आर इलीगल अनलेस रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, कि ऐसी कंपनीज जिनके नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड हो जाते हैं, जो पार्टनरशिप की तरह खोली गई हैं लेकिन उनके नंबर एक्सीड हो गए हैं। इसको चेक कर लेना, मे बी इसका नंबर 100 है शायद, कि अगर आप 100 से एक्सीड कर गए हैं, आपने एक पार्टनरशिप खोली हुई है, आपके मेंबर्स 100 से ज़्यादा है, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि नंबर को चेक कर लेना, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि 100 है या 200 है या फिर 50 है, मुझे लग रहा है 100 है। तो अगर 100 से बढ़ जाते हैं तो वो जो पार्टनरशिप है ना, वो जो एसोसिएशन बनी हुई है लोगों की, अगर वो रजिस्टर नहीं होती तो फिर वो इलीगल एसोसिएशन हो जाती है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ सच एसोसिएशन कैन बी फाइंड एंड आर पर्सनली लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज इनकर्ड इन सच बिजनेस, उनको फाइन किया जा सकता है, साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाती है। पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब कि अब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी स्टेक पे है, वो भी बेची जा सकती है, उसकी भी कुड़की हो सकती है। ठीक है, illegal association cannot enter into binding contract or file lawsuit against member or outsiders। तो अगर आप इन कंपनीज के साथ या इन एसोसिएशन के साथ जुड़ते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो या फिर ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास उसकी कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी इलीगल एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हो, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ठीक है, दे डोंट हैव एनी लीगल एग्जिस्टेंस, उनकी लीगल एग्जिस्टेंस तो ना के बराबर ही होती है, लेकिन ऑब्वियसली उनको क्या होता है कि वो कॉर्पोरेट लॉ के अंडर आ जाते हैं और इलीगल एसोसिएशन घोषित कर दिए जाते हैं, और उनके सारे मेंबर्स की जो पर्सनल लायबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, तो उन्हें कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता, ना ही पार्टनरशिप का स्टेटस उनके पास रह जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। मैं मानती हूँ कि सबको ही क्वेश्चन आता होगा, फिर भी फटाफट से एक रिवीजन ले लेते हैं। क्रिएशन, कंपनीज कैसे क्रिएट की जाती है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू की जाती है, कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तौर पे बनाई जाती है। लीगल स्टेटस क्या होता है, कंपनी की एक लीगल एंटिटी है जो अपने मेंबर से अलग है, जब उन लीगल जो कंपनी के मेंबर्स और कंपनी बिल्कुल एक हो जाते हैं, उस पर्दे को कैसे उठाया जाता है, कॉर्पोरेट वेल के थ्रू उठाया जाता है। रिमेंबर, पार्टनरशिप की ऐसी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर अनलिमिटेड,
लाइबिलिटी किसकी बनती है? मेंबर्स की लिमिटेड है कंपनी में और पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। अथॉरिटी, कंपनी कौन चलाती है? मैनेजमेंट चलाती है, ठीक है। मैनेजमेंट अलग है और जो मेंबर्स ने जो कंपनी बनाई है वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि जिसने वो कंपनी बनाई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स का कॉमन इंटरेस्ट होता है, उनकी सबकी ओनरशिप बिल्कुल इक्वल होती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन पब्लिक कंपनी, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। और पार्टनरशिप में क्या होता है? लिमिटेड है, ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकते आप इजीली। और पब्लिक कंपनीज में इजीली ट्रांसफरेबल हो जाती है। इजीली ट्रांसफरेबल का मतलब कि आप उसे जब चाहे बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो मार्केट में। नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनीज का क्या होता है? 2 to अनलिमिटेड और पार्टनरशिप का 100 है। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने अभी किया है ना, यहाँ पे इलीगल एसोसिएशन वाला, यहाँ 100 आएगा क्योंकि पार्टनरशिप का जो एक नंबर है मैक्सिमम वो 100 है। तो जैसे वो 100 को क्रॉस करेगा ना, वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया अब कि वो नंबर क्या था, वो 100 है। रिसोर्सेज, कंपनीज के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। पार्टनरशिप के रिसोर्सेज हमेशा पार्टनर के पर्सनल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। कैसे? जैसे कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी? वो शेयर लेके आएगी मार्केट में, लोगों से पैसा लेगी। लेकिन पार्टनर्स क्या करेंगे? वो लोगों से पैसा नहीं ले सकते, सिर्फ पार्टनर से ही पैसा ले सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़, कंपनीज हैव मोर लीगल फॉर्मेलिटीज़ देन पार्टनरशिप। तो कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा है अगर उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा है तो दैट्स इट। हमारी हो गई वीडियो यहाँ पे कंप्लीट और मैक्सिमम सिलेबस हमने कवर कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए। लैंग्वेज बिल्कुल इजी सिंपल है, अगर ध्यान से करोगे तो ये बहुत जल्दी समझ आने वाला है। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर दे देना और कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और ये हेल्पफुल थी या नहीं थी। आई वुड बी सो ग्लैड। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो वहाँ ज्वाइन कर लो जाके। चलो, ऑल द बेस्ट। अब वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।